सभी साथियों को मैं संतोष कुमार शर्मा आपके इस एजुकेशनल चैनल रेड हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है क्लास 10 का 5 नंबर का टॉपिक थंबनेल में आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपके 5 नंबर क्लियर होने वाले हैं अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो। क्या पढ़ेंगे? शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, ठीक है ना। शुक्ल और शुक्लोत्तर युग को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस चैनल पे ले चलता हूँ, उसके विषय में थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए साथी, अगर आपके छोटे भाई बहन अगर हों तो उनको बताइए कि इस चैनल पर, रेड हिंदी के इस चैनल पर क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 NCERT हिंदी NCERT हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम इसी चैनल पे मिल जाएगा, रेड हिंदी पर। आप यूट्यूब में जाएंगे, रेड हिंदी सर्च करेंगे, यह आपको लोगो दिखाई देगा, ठीक है ना। आप इसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, सभी क्लास का अलग अलग, ठीक है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से अपने क्लास के अनुसार तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए बाबू, जो बच्चे कक्षा 10 में हैं उनके लिए इस चैनल पर वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि जो सीधे और सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि अपने इस टॉपिक पर। शुक्ल युग। शुक्ल युग का जो प्रारंभिक जो वर्ष होता है वह होता है स्टार्ट 1919 ईस्वी में शुक्ल युग प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? 19 वर्ष, यानी कि 1938 ईस्वी में जाके यह समाप्त होता है शुक्ल युग। तो क्या शुक्ल युग के पहले भी कोई युग था? तो हाँ, द्विवेदी युग था। कब स्टार्ट हुआ था? वह 1900 ईस्वी में हुआ था और 1922 तक चला था द्विवेदी युग, 1922 तक, ठीक है ना। और शुक्ल युग 1919 से 1938, ठीक है ना, ईस्वी तक। अब बात आती है, प्रश्न पूछेगा आपसे कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, ठीक है ना। अब उसके अगला युग है शुक्ल युग। शुक्ल युग को हम लोग 4 नामों से जानते हैं। पहला तो हो गया शुक्ल युग, और दूसरा जो नाम आता है वह छायावाद युग। कौन सा युग? छायावादी युग। इसको हम लोग छायावादी युग कहते हैं, प्रेमचंद युग कहते हैं, प्रसाद युग कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यदि आपसे पूछे कि छायावादी युग का विकास के बारे में बताइए, यानी छायावादी युग के 2 कवियों के नाम बताइए, उनकी 2 रचनाएं लिखिए, तो यानी कि आप समझेंगे कि शुक्ल युग की बात की जा रही है। प्रेमचंद युग भी पूछ सकता है, प्रसाद युग के नाम से भी पूछ सकता है, ठीक है ना। यानी कि इस नाम से आप लोग, शुक्ल युग के नाम से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि छायावादी युग भी कह सकता है, प्रेमचंद युग कह सकता है, प्रसाद युग कह सकता है। यानी किसी भी नाम से आपको इसी युग की बात करेगा तो यह नाम आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से पड़ा है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली कालखंड है। कौन सा? शुक्ल युग। प्रसिद्ध साहित्यकार जो थे ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है, ठीक है ना। जिसे लोग छायावादी युग, प्रेमचंद युग और प्रसाद युग भी कहते हैं। इस युग ने हिंदी गद्य में जो रचना की गई, निबंध, कहानी, ठीक है ना, उपन्यास, आलोचना, इस युग में इसी की भरमार्थी रचनाओं में, ठीक है ना, खासकर आलोचना की। आलोचना का मतलब होता है व्यंग करना। व्यंग करना किसने स्टार्ट किया? सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्टार्ट किया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं आलोचना का काल भी कह लेते हैं, आलोचना का काल भी कह लेते हैं, ठीक है ना बाबू। अब देखिए, किसी भी युग के विषय में जानना है तो सबसे पहले आखिर इसका नामकरण कैसे हुआ, ठीक है ना, और इस युग में कौन सी खास बात थी, ठीक है ना, कि हम लोग को यह युग पढ़ने को मिल रहा है। सबसे पहले उसकी विशेषताएं जान लेंगे और उस युग में कौन कौन से कवि थे, उनकी कौन कौन सी रचनाएं थीं, ठीक है ना, जिनके आधार पर
इस युग का नाम शुक्ल युग, चाहे छायावादी युग, चाहे प्रेमचंद युग, चाहे प्रसाद युग नाम रखा गया। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इनकी विशेषता पर। ठीक है ना। देखिए पहली विशेषता है कि साहित्य में गद्य का विकास। गद्य साहित्य में गद्य का विकास। इस काल में खड़ी बोली हिंदी का मानकीकरण हुआ। मानकीकरण का अर्थ क्या होता है? एकीकरण करना, उसको एक नियम में बांधना। ठीक है ना। उसी को हम लोग कहते हैं कि उसका मानकीकरण हुआ, एक नियम में हिंदी गद्य को बांध दिया गया। ठीक है ना। और गद्य लेखन में निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास अभूतपूर्व प्रगति हुई। यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि पहले नहीं लिखा जाता था, ऐसा नहीं है कि इसके पिछले युग त्रियोदी युग में नहीं लिखा जाता, उसमें भी लिखा जाता था। मगर जैसे जैसे समय बीतता है तो सभी लोग जानते हैं कि परिवर्तन होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हर समय होता रहता है। ठीक है ना। तो इस युग में इसमें परिवर्तन हुआ। निबंध लिखने की शैली में परिवर्तन हुआ, कहानी लिखने की शैली में, उपन्यास लिखने की शैली में परिवर्तन हुआ, नाटक लिखने की शैली में परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। और तो बात है कि इस युग में आलोचना का जन्म होता है। आलोचना मतलब व्यंग करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में वैज्ञानिक, गंभीर और विश्लेषणात्मक आलोचना की नींव रखी। यानी कि कोई कथन किसी का पढ़ते थे, किसी की लेखनी को पढ़ते थे, रचना पढ़ते थे, अगर वह तथ्य सत्य साबित होता था तभी उसकी बात को मानते थे। अगर असत्य है, बातें झूठी हैं, भ्रमित हैं, मनगढ़ंत कहानी है, कल्पना वाली कहानी है, तो उस पर यह व्यंग करते थे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग पड़ा, क्योंकि इस युग को हम लोग आलोचना काल का युग भी कहते हैं। ठीक है ना। और क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं इसको भी देखिए। भाषा का परिमार्जन होता है। भाषा का परिमार्जन होता है कैसे? जैसे हिंदी, खड़ी बोली हिंदी पूरी तरह व्याकरण सम्मत, शुद्ध और व्यवहारिक बने। यानी कि मैंने कहा उसको एक नियम में बांध दिया गया, एक रूपता लाई गई। ठीक है ना। तो वह क्या बन गई? व्याकरण के नियम से बध गई। कौन सी? खड़ी बोली। आज हम लोग जिस बोली का इस्तेमाल करते हैं, जिस भाषा के इस्तेमाल, भाषा तो हिंदी हो गया, मगर बोली कौन सी? खड़ी बोली। ठीक है ना। जिस लैंग्वेज में हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, वह खड़ी बोली का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना। गंभीर विषयों का लेखन भी स्टार्ट हो गया, जैसे दर्शन शास्त्र, इतिहास। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो आप कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। विज्ञान, जैसे कि अब बात आती है कि हिंदी विज्ञान है कि नहीं है, इस बात पे भी चर्चा होती थी। तो देखिए, यानी कि व्याकरण में बध गया, तो व्याकरण में बध जाने का मतलब है कि वह वैज्ञानिक रूप से सही है, क्रमवार है, बिंदुवार है, सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं बाबू। गहरे मनोवैज्ञानिक विषयों पर उच्च कोटि के निबंध लिखने प्रारंभ हो गए। आलोचना पद्धति का विकास हुआ। आप समझ ही गए थे। यथार्थवाद और आदर्शवाद का मेल हुआ। यथार्थ का मतलब होता है कि जो चीज़ सत्य थी और जो आदर्शों पे खड़ी उतरती थी रचनाएं, उसका मेल इस समय हुआ। साहित्य में समाज की वास्तविक समस्याओं को दिखाते हुए, ठीक है ना, जो समाज की जो मुख्य समस्या क्या है उसको दिखाया गया। इस समय की रचना में एक आदर्श रास्ता भी सुझाया गया कि आप लोग इस रास्ते पे चलेंगे तो आप लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इस युग में इस प्रकार की रचनाएं लिखनी प्रारंभ हो गईं। ठीक है। राष्ट्रीय चेतना का विकास होने लगा। यानी कि उस समय अपना जो देश था वह आज़ादी के समय का चल रहा था। जैसे बताइए, शुक्ल युग का समय कौन सा है? 1919। 1919। इस समय में आप लोगों को ध्यान में होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय हुआ था, 1919 में। ठीक है ना। तो अगर यह सन आपको भूल जा रहा है, शुक्ल युग कब स्टार्ट होता है, तो जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वही समय है 1919। ठीक है ना। तो यानी कि राष्ट्रीय चेतना, यानी कि
गुलामी से हम लोग बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे। तो गुलामी से निकालने का प्रयास तो उस समय के जो कवि थे, जो लेखक थे, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से लोगों के अंदर उत्साह जोश पैदा कर रहे थे। ठीक है ना। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव पर आधारित रचनाएं की गईं। ठीक है ना बाबू, बोलिए। देखिए, अब बात आती है कि इस युग में कौन कौन से कवि थे और कौन कौन से उनकी रचनाएं हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि शुक्ल युग के 2 कवि के नाम एवं उनकी 2-2 रचनाओं के नाम लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चूँकि मैंने आपसे कहा है कि 5 नंबर के यहाँ से आएंगे तो आएंगे ही। मेरी बात आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इस बात को मैं एकदम चैलेंज ठोक कर कह रहा हूँ कि यहाँ से आपके प्रश्न लड़ेंगे ही लड़ेंगे, यही आएगा यही आएगा। आप इस वीडियो को, इस क्लिप को चाहे तो आप सेव कर लीजिए। जब आपका परीक्षा हो जाए तो उस वीडियो को दिखाइएगा और मुझसे कहिएगा कि सर आप तो बताए थे कि यही आएगा और यह आया नहीं। ठीक है ना। देखिए, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना, कथा साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान युगांतरकारी रहा। युगांतरकारी का मतलब है इनकी जो कथाएं थी ना, इनकी जो लेखनी थी, उनके जो नाटक थे, उपन्यास थे, कहानियाँ थीं, यह युगों युगों तक चलने वाली कहानियाँ, उपन्यास लिखे किन्होंने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है ना। जिसमें से उपन्यास गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है ना, मानसरोवर, जो कि 8 भागों में संकलित है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित मानसरोवर कितने कालखंडों में विभाजित है? तो कितने कालखंडों में? 8 भागों में विभाजित है। ठीक है ना। ये तो रहे मुंशी प्रेमचंद जी। पहले कभी इनकी रचनाएं मैंने यहाँ पे दर्शाए हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। दूसरे जो कवि आते हैं हमारे सामने, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। जैसे प्रसाद युग जिनके नाम पर पढ़ा है, यह इस युग के प्रमुख नाटककार। इन्होंने नाटक लिखा, कहानीकार यानी कि ये कहानियाँ भी लिखें, ठीक है ना, उपन्यास भी लिखे। इस प्रकार के कवि थे। उनके प्रमुख नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और धुरस्वामिनी है। पूछा जाएगा या फिर प्रसाद जी के 2 रचनाओं के नाम पूछा जाएगा, या फिर पूछ लिया जाएगा कि स्कंदगुप्त के लेखक कौन है, चंद्रगुप्त के लेखक कौन है, धुरस्वामिनी के लेखक कौन है। ठीक है ना। इस बात को मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में फिट कर दूं कि बाद में कोई दिक्कत न हो। बाद में बाबू, मेरे बाबू, कोई दिक्कत नहीं हो। इस युग के शीर्ष आलोचक और निबंधकार थे कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है ना। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कौन कौन से। जैसे उनकी रचनाएं हैं, जैसे कि सभी जानते हैं कि यह निबंधकार थे और आलोचक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं, जैसे इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम का एक उन्होंने किताब लिखा। ठीक है ना। यह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। अब पूछेगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। और उन्होंने क्या लिखा? चिंतामणि। चिंतामणि क्या है? एक निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। रस मीमांसा, यह क्या है? आलोचना है। इसमें सिर्फ व्यंग किए हैं। ठीक है ना। और उनके निबंधों में मनोवैज्ञानिकता और समाजशास्त्र का अद्भुत मिश्रण है। ऐसा नहीं है कि इसमें, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिकता यानी कि व्यवहारवाद नहीं है, समाजशास्त्र यानी सामाजिक, समाज से परे है, ऐसा नहीं है। उसका अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है किसमें? इनके रचनाओं में। ठीक है ना बाबू। तो यानी कि आपको 4 कवियों के नाम बताए गए, उनकी रचनाएं बताई गई, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। इनको पढ़ लीजिए, आप पास कर जाओगे। ठीक है ना। अब हम चलते हैं, शुक्ल युग हो गया, शुक्लोत्तर युग पर चलते हैं। शुक्लोत्तर युग यह चलता है 1938 से लेकर, यानी कि शुक्ल युग खत्म होता है 1919 से।
शुक्ल युग 1919 से स्टार्ट होता है, कब तक चलता है? 1938 तक चलता है, और 1929 से 1980 तक चलता है शुक्लोत्तर युग। यहाँ देखिए ना, यहाँ पर क्या है, 42 साल तक चलता है यह। कितने साल तक? 42 साल तक। और शुक्ल कितने कितने साल? 19 साल। 19 दूनी 38, यानी कि 19 वर्ष चला शुक्ल युग और 42 वर्ष चला शुक्लोत्तर युग। ठीक है ना, डेट मत भूलिएगा। यही आपको हर क्लास से पढ़ना है। आप अगर इस समय 10th में हैं तो 11th 12th सब में पढ़ना है। आगे की जब आप स्नातक परास्नातक करेंगे उसमें भी आपको पढ़ना है। ठीक है ना, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, यहीं से प्रश्न आएंगे सीधे सीधे, यानी कि आपको इसको बाहर नहीं जाना, पढ़ना तो यही है, चाहे आज पढ़िए चाहे बाद में पढ़िए। ठीक है ना। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के काल को शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए, शुक्ल से शुक्लोत्तर बना और छायावाद से छायावादोत्तर हुआ। ठीक है ना, नाम याद रहेगा। इस युग में साहित्य ने यथार्थवाद स्टार्ट हो गया था। किस में? शुक्ल युग से ही। समाज शास्त्र यानी कि सामाजिक समस्या शुक्ल युग में स्टार्ट हो गया था, वही उसका विकसित रूप देखने को मिलेगा आपको शुक्लोत्तर युग में। ठीक है ना, सामाजिक समस्या हो गया और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो कुछ भी कहा जाएगा, जो कुछ भी लेखनी आपको इस युग में देखने के लिए मिलेगी वह 100% सत्य घटनाओं पर आधारित होगी। जो भी आपको आपके नाटक मिल जाएंगे, उपन्यास मिल जाएंगे, कहानियाँ मिल जाएंगी, कल्पना पे आधारित नहीं रहेंगी। यह आपको जैसे इतिहास पर ही आपके और हमारे इतिहास पर ही लिखित होंगी। ठीक है ना। जो कुछ भी जैसे उपन्यास मिल जाएगा, कहानी मिल जाएगा, नाटक मिल जाएगा, निबंध मिल जाएगा, ठीक है ना, चाहे किसी की आत्मकथा मिल जाएगी, जीवनी मिल जाएगा। ठीक है ना, सब कुछ इस युग में लिखने प्रारंभ हो गए थे। अब देखिए, अब शुक्लोत्तर युग के विषय में तो हम लोग जान गए। अब और क्या क्या विशेषता रही होगी शुक्लोत्तर युग की, इसके विषय में हम लोग जान जाते हैं। ठीक है ना बाबू। देखिए, यहाँ पे आपने देखा यथार्थवाद की प्रधानता थी। इस युग में यथार्थवाद की प्रधानता रहती है। साहित्य में कल्पना के बजाय जीवन की वास्तविकता, जैसे अगर कोई गरीब है तो उसकी गरीबी को दिखाया गया है, कोई अमीर है उसकी अमीरी को दिखाया गया है, समाज में कैसी कैसी बुराइयां पनप रही हैं, चल रही हैं, इस पर लेखनी के माध्यम से जनमानस को बताया गया है, इस समय के जो भी कवि रहे हैं। ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पात्रों के आंतरिक मन, जो भी पात्र आपके कहानी में, आपके नाटक में, यानी कि जो भी विधा, मैं सीधे सीधे विधा कह ले रहा हूँ। ठीक है ना। पात्रों के आंतरिक मन और उनकी भावनाओं को गहराई से समझने का प्रयास किया गया। किस युग में? शुक्लोत्तर युग में। किस युग में बाबू? शुक्लोत्तर युग में। विविधतापूर्ण विषय राजनीति, संस्कृति और इतिहास के साथ साथ आम जनजीवन को साहित्य का केंद्र बनाया गया। यानी कि शुक्ल युग में आप क्या देख रहे हैं? शुक्ल युग में देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के लिए लेखनी लिखी जा रही है, लोगों के अंदर जोश उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए लेखनी लिखी जा रही है। मगर शुक्लोत्तर युग आते आते इंसान की जीवन की मनोदशा कैसी है उस पर लेखनी स्टार्ट हो रही है। कोई गरीब है, गरीबी से कैसे जूझ रहा है, रचनाओं में उसको दर्शाया गया है। कोई अमीर है, गरीब कैसे हो रहा है, उसकी रचनाओं, अपनी रचनाओं में उन्होंने बताया है। ठीक है ना। किसी की मन की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से अपने रचनाओं में उतारे हैं लोग, कवि लोग, इस युग के कवि लोग। ठीक है ना, जिसको पढ़ने के बाद कभी हंसी आएगी, कभी रोना आएगा, कभी मन में उत्साह आएगा। ठीक है ना, कभी आदमी डर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की रचनाएं इस युग में लिखनी प्रारंभ हो गई थी। चूँकि लेखनी प्रारंभ तो हम कह सकते हैं कि शुक्ल युग में हो गई थी, मगर इसमें उसका विकास हो गया था। क्या हो गया था मेरे लाल? विकास हो गया था। ठीक है ना। देखिए, कभी कभी कुछ पत्रिकाओं का नाम पूछ लेता है, कुछ पत्रिकाओं का नाम। ठीक है ना मेरे बाबू, क्या पूछ लेगा? कुछ पत्रिकाओं का नाम पूछ लेगा कि जैसे मान लीजिए
कौन कौन सी पत्रिका है इसके बारे में पूछ लेगा। चूँकि पत्रिका के बारे में हम अगले पेज में जानेंगे, सबसे पहले हम जान जाते हैं कि शुक्लोत्तर युग के कुछ कवियों के नाम, उनकी रचनाओं के नाम, ठीक है ना। जैसे उपन्यासकार थे, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा रचना किए, यस भगवती चरण वर्मा जी आते हैं, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र इनकी रचना है। यशपाल जी आते हैं, ठीक है ना। दिव्या, झूठा सच, दो रचनाएं यशपाल जी की, ठीक है ना। नाटककार कुछ रहे हैं, जैसे उपेंद्र नाथ जी, जिसको हम लोग अस्क के नाम से जाते हैं, अंजू दीदी इनकी रचना है। धर्मवीर भारती हमेशा ही पूछता है अंधा युग किसकी रचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाबू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंधा युग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की है। निबंधकार भी थे वो, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी क्या लिखते हैं, जैसे पृथ्वी पुत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं पृथ्वी पुत्र नाम से। राम वृक्ष बेनीपुर जी गेहूं और गुलाब, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गेहूं और गुलाब से प्रश्न हमेशा हर साल पूछे जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये बताइए गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है, ठीक है ना। राम वृक्ष बेनीपुरी की इसमें से कौन सी रचना है, तो गेहूं और गुलाब, ठीक है ना। तो यह रहे शुक्लोत्तर युग की रचनाएं, ठीक है ना। अब हम लोग शुक्ल युग की थोड़ा सा जान लेते हैं कि उस समय कौन कौन सी पत्रिकाएं थीं और उन पत्रिकाओं का संपादन कहाँ कहाँ हुआ था, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है ना। PYQ यानी कि वर्णात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो यहाँ देख लीजिए शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाएं। जैसे पहली पत्रिका जो है, साहित्यिक चेतना को फैलाने में इस दौर की पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान था। पहला पत्रिका जो है हंस, ठीक है ना, हंस, पत्रिका का नाम हंस, पहला पत्रिका हंस, जिसके संपादक रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र, और संपादन कहाँ से हो रहा था, बनारस, जिसको हम लोग वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। दूसरी पत्रिका साहित्य संदेश का संपादन कौन करते हैं, बाबू गुलाब राय जी करते हैं। कहाँ से, आगरा से। आगरा कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली के पास। आगरा कहाँ है बाबू, दिल्ली के पास। आगरा कहाँ है, दिल्ली के पास है, ठीक है ना। दूसरी पत्रिका जो तीसरी पत्रिका माधुरी, इसका संपादन करते हैं दुलारे लाल भार्गव और प्रेमचंद जी, दो लोग मिलकर इस पत्रिका का संपादन करते हैं। आपसे पूछेगा कि माधुरी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो दुलारे लाल भार्गव और मुंशी प्रेमचंद्र। कहाँ से करते हैं, लखनऊ से करते हैं, ठीक है ना। अगली पत्रिका कर्मवीर, इसका संपादन करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। कहाँ से, जबलपुर से। कहाँ से बाबू, जबलपुर से, ठीक है ना। तो यह चीज़ें जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल आपको पढ़कर ही एग्ज़ाम में बैठना है। यहाँ से आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप लोग देख लीजिए कितने समय का क्लास है, और इतने समय पढ़ने से आपको अगर 5 नंबर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। देखिए चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और हाँ ठीक है ना, अपने साथियों को इस क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है ना। इस चैनल के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 10 तक हिंदी की संपूर्ण पाठ्यक्रम NCERT बुक हिंदी, मैं फिर बोल रहा हूँ NCERT बुक ही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आपके स्कूल में कौन सा बुक लग रहा है इस पर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं NCERT हिंदी जो भारत सरकार का जो पुस्तक है, मैं उसी को यहाँ पे बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।